हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगर आप इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एमपीएस 002 जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो आपका पेपर है उसके हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि एमपीएस 1 और एमपीएस 2 के जो पेपर हैं वो अभी के डेट शीट के हिसाब से लगातार हैं, तो आपको दोनों पेपर्स की तैयारी जो है एक साथ करते चलना है। ओके, सो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सेम वीडियो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर मिडल पावर्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इमर्जिंग पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो आपकी मिडल पावर्स हैं, मिडल पावर्स में कुछ ऐसे आपके देश आएंगे। मिडल पावर्स में कौन कौन से देश आते हैं? इमर्जिंग पावर्स वो पावर्स हैं जो आज के समय में आगे बढ़ते हुए देश हैं, जिसमें आपका चाइना आ जाता है, इंडिया आ जाता है, ये इमर्जिंग पावर्स हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, तो वहाँ पर हम कंट्रीज़ को कैटेगराइज करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रीज़ को कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैपेबिलिटीज़, की उन कंट्रीज़ का कितना इन्फ्लुएंस है और कितनी उनमें कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं मिडल पावर्स में, इमर्जिंग पावर्स में। तो यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन में दो जो है इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इस क्लासिफिकेशन में? इसमें इंपॉर्टेंट है आपका मिडल पावर और इमर्जिंग पावर। यहाँ पे ये दिखाता है कि ग्लोबल वर्ल्ड में ये जो कंट्रीज हैं इनका क्या रोल है। वाइल दे में अपीयर सिमिलर इन स्ट्रेटर, दे डिफर इन ओरिएंटेशन। ठीक है, तो भले ही ये हमें सुनने में समझने में अलग लग सकते हैं, पर इनका ओरिएंटेशन जो है इन देशों का वो अलग अलग होता है। तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे किसे समझेंगे? मिडल पावर्स को समझेंगे कि मिडल पावर्स में आपके कौन से जो हैं स्टेट्स आते हैं। ठीक है, so middle powers are states that are not superpower but still wield considerable influence in regional and thematic international affairs। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है उन देशों की, उन स्टेट्स की ये बात कर रहा है जो कि सुपर पावर तो नहीं है। ठीक है, जो कि सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दे आर टिपिकली नोन फॉर देयर कमिटमेंट एंड मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, तो उनकी कमिटमेंट और उनके मल्टीलेटरलिज्म की वजह से वो जाने जाते हैं। मल्टीलेटरलिज्म क्या है ये आपने गाइस एमपीएस 001 में मेरी वीडियोस में पढ़ा होगा। ठीक है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी, दीज कंट्रीज ऑफन एंजॉय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हम क्या देखते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं ये पॉलिटिकल तौर पे स्टेबल होती हैं। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका काफ़ी हाई होता है, और एक तरीके से ये क्या मानी जाती हैं? ये मानी जाती हैं आपकी सॉफ्ट पावर्स। ठीक है, और इसमें जो है आपके एग्जाम्पल्स, इसमें कौन से देश के लिखने हैं आपको इसमें बताना है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, स्वीडन, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होंगे? सिंपल सी बात है, फीचर्स आप लोग समझ लो। मॉडरेट येट इफेक्टिव पावर, पावर तो है, इफेक्टिव है, भले ही मॉडरेट हो। सपोर्टर्स है मल्टीलेटरलिज्म के, यानी कि ये जो है ग्लोबल फोरम्स जो होते हैं जैसे कि यूएन, डब्ल्यूटीओ, क्लाइमेट नेगोशिएशंस वगैरह में ये पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड में जो भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होते हैं, लाइक G20 आपका एक समिट हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है, या फिर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आते हैं। जब भी ये ग्लोबल फोरम पे कुछ भी आता है तो ये देश उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू पीस कीपिंग। ये जो है अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं, फॉरेन एड प्रोवाइड करते हैं, कल्चरल इनका इन्फ्लुएंस हमें दूसरे देशों में देखने के लिए भी मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इमर्जिंग पावर्स की। तो ये वो कंट्रीज हैं जो रैपिडली, ठीक है, रैपिडली गेन कर रही हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ ये कंट्रीज गेन कर रही हैं विद एम्बिशंस टू प्ले अ लार्जर रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। और यहाँ पर इनका जो एम्बिशन है, ये जो कंट्रीज हैं ये एम्बिशियस हैं, और इनका एम्बिशन है इनका रोल जो है वो बढ़ जाए, लार्ज रोल की मांग करते हैं ये ग्लोबल गवर्नेंस में। दे सीक टू रीशेप एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स टू रिफ्लेक्ट देयर ग्रोइंग स्टेटस। यहाँ पे आपके इंडिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इमर्जिंग पावर्स के अंदर आते हैं। अगर मैं इनके की फीचर्स की बात करूं
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक रीच, ये जो है अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने पड़ोसी देशों के साथ देखते हैं, इंडिया को देख लो, इंडिया ने एक आसियान जो है उसमें इंडिया जुड़ा हुआ है, और भी कई सारे जो हैं अलग अलग जो ग्लोबल अफेयर्स हैं उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या करते हैं, अपना स्ट्रेटेजिक जो इनकी रीच है उसे एक्सपेंड करते हैं, डिमांड करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। सो एडवोकेटिंग फॉर चेंजेस इन इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएनएससी एंड आईएमएफ टू रिफ्लेक्ट न्यू पावर रियलिटीज। तो ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे कि मान लो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, तो वहां पर इंडिया हो गया, आपका साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारी जो हमारी कंट्रीज हैं ये डिमांड करती हैं कि इन्हें भी वहां पर जो है एक जो मतलब मेन इनका रोल हो वहां पर, ठीक है, इन्हें भी वहां की स्थायी सदस्यता दी जाए। ठीक है, यूएनएससी की जो है वहां पर ये स्थायी सदस्यता की मांग भी करते हैं। ठीक है, तो ये इनके की फीचर्स हो गए। अब यहाँ पे आप इसका एक बेसिक शॉर्ट में इसका कंपैरिजन आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको मिडल पावर्स और इमर्जिंग पावर्स के बीच में इन शॉर्ट बता रखा है कि मिडल पावर स्टेबल हैं, कंसिस्टेंट हैं, है ना, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि आपका इसमें साउथ कोरिया आ जाएगा, जबकि इमर्जिंग पावर जो है अभी एक्वायर कर रहे हैं, अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं और ये ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करते हैं। ये अपनी सॉफ्ट पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो कोरियन जो है, हम देखते हैं कि कोरियन फूड हो गया और कोरियन क्लोथ्स हो गए, कोरियन ड्रामाज हो गए, ये सारी अपनी सॉफ्ट पावर जो है ये इस्तेमाल करते हैं दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर जो है, इमर्जिंग पावर्स दोनों का यूज़ करते हैं। ग्लोबल रोल की अगर मैं बात करूँ तो मिडल पावर्स का सपोर्टिव रोल है, जबकि इमर्जिंग पावर्स का कॉम्पिटिटिव रोल हो जाता है ना। अब यहाँ पे इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप अपने आंसर में, मैं हर एक क्वेश्चन को उसके आंसर राइटिंग के फॉर्म में बताती हूँ, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है आंसर करने हैं एग्जाम में, कैसे आप अप्रोच करोगे। अगर आप लोग चाहो तो इसका पीडीएफ भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिडल पावर्स एक्ट एज स्टेबलाइजर्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। जो मिडल पावर्स होती हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम के स्टेबलाइजर के रूप में काम करती हैं, वर्किंग टू अपहोल्ड ग्लोबल नॉर्म्स एंड कोऑपरेशन। तो ये क्या करते हैं, ग्लोबल जो नॉर्म्स हैं, जो कोऑपरेशन है, उसको अपहोल्ड भी करते हैं। इमर्जिंग पावर्स ऑन द अदर हैंड आर डायनामिक फोर्सेस। आप इमर्जिंग पावर को क्या कह सकते हो, आप उन्हें डायनामिक फोर्सेस कह सकते हो, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक हैं, अलग अलग तरीके से वो जो है वर्ल्ड में ग्लोबल ऑर्डर को अप्रोच करते हैं। ठीक है, बोथ प्ले क्रूशल येट डिस्टिंक्ट रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। और हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों पावर्स हैं इनका जो रोल है, इनका रोल काफ़ी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, countries like India uniquely straddle both categories, possessing the aspiration of an emerging power while also displaying the maturity of a middle power in multilateral engagements। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो इंडिया है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने ना अपना इमर्जिंग पावर वाला रोल तो बना ही रखा है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो भी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वहां पर इंडिया एक जो है मेच्योर वे में जो है रोल अपना प्ले करता है और वो मिडल पावर की तरह भी डिस्प्ले करता है अपने आप को। अब यहाँ पे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम, जो कि काफ़ी बार पेपर में आता है, हो सकता है कि अब भी आ ही जाए। ग्लोबलाइजेशन से एक क्वेश्चन आपको चाहे एमपीएस 1, 2, 3, 4 चारों में से कहीं ना कहीं तो आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग interconnectedness and interdependence of the world economies, societies and cultures through cross-border flow of goods, services, technology, capital, people and information। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो विभिन्न देश हैं दुनिया के, ठीक है, दुनिया के जो विभिन्न देश हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे पे वो डिपेंड है। ठीक है, किस किस चीज़ में डिपेंड्स है, हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो हम फॉरेन कंट्रीज से लेते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए डिपेंड है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमें क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखने के लिए मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, एक तरीके से इंटरकनेक्ट हो जाना आपस में। जब हम क्या देखते हैं कि जो आपके विभिन्न देश हैं उन देशों की जो इकोनॉमीज़ हैं, उन देशों की जो इकोनॉमीज़ हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं गाइज,
इंटरकनेक्ट हो जाती हैं आपस में। उनका जो फूड है, उनका लाइफस्टाइल है, क्लोथिंग है, ठीक है, उनके जो भी उनका इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं शेयर होने लग जाता है। माइग्रेशन बढ़ जाता है, कंट्रीज़ के बीच में माइग्रेशन बढ़ जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, एफडीआई, ठीक है, बाहर की कंपनीज आ जाती हैं, एमएनसीज लग जाती हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? आज हम देखते हैं कि इतनी सारी एमएनसीज हैं जो हैं बाहर का, जो हम देखते हैं कि अदर कंट्रीज़ के जो गुड्स हैं, अदर कंट्रीज़ की जो सर्विसेज हैं, वो आज हम ले पा रहे हैं। उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? उसके पीछे का जो कारण है वो ग्लोबलाइजेशन ही है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमी, सोसाइटीज एंड कल्चर बिकम इंटीग्रेटेड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ट्रेड। तो हम क्या देखते हैं कि विभिन्न जो सोसाइटीज हैं वो आपस में इंटीग्रेट हो चुके हैं, एक हो चुके हैं थ्रू इमाइग्रेशन और थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर हम इसको सपोर्ट करने वाले कुछ बेसिस को देखेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ में हेल्प करता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो उससे किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उस देश में इनोवेशन आती है, उस देश में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, टेक्नोलॉजिकल और नॉलेज ट्रांसफर होता है। यानी कि जो नॉलेज आज अमेरिका के पास है वो हमें मिल जाएगी, हमारी जो नॉलेज है वो अमेरिका चली जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, स्किल डेवलपमेंट होता है ग्लोबली, कल्चर का एक्सचेंज होता है। चाइना के फूड आज हम इंडिया में खा सकते हैं, कोरियन फूड्स हम खा सकते हैं। तो ये कल्चरल एक्सचेंज हम देखते हैं, आर्ट, क्यूजीन्स, लाइफस्टाइल का। और जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है इम्प्रूव होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो सस्ते हो गए। जब से ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद से कंज्यूमर गुड्स हमारे सस्ते हो गए थ्रू ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो होती हैं वो इन गुड्स को सस्ता करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि कॉस्ट कम आती है, जॉब क्रिएशन होता है इसकी वजह से। और ग्लोबल लेवल पे हम क्या देखते हैं कि सारे देश, जो बड़े बड़े ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पर सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना है, जैसे कि टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, कोई पेंडेमिक आ जाता है, तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ग्लोबल कॉपरेशन मिलता है। अब यहाँ पे मैं ग्लोबलाइजेशन को कैसे क्रिटिसाइज कर सकती हूँ, तो सबसे पहली चीज़ हम बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ तो ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो गरीब हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो गाइज अनइवन है, यानी सभी को बराबर नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से रिच एंड पुअर के बीच का गैप जो है, या कंट्रीज के बीच का जो गैप है, रिच एंड पुअर कंट्रीज के बीच का गैप भी बढ़ता जा रहा है। और जो देश है वो अपनी सोवरनिटी को खोते जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम क्या देखते हैं कि जो आईएमएफ हो गया, आईएमएफ कह देगा या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह देगी कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर व्यापार करना है तो फॉलो करो। तो हम क्या देखते हैं कि जो देश की संप्रभुता है कहीं ना कहीं वो खतरे में आ जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कल्चरल होमोजिनाइजेशन की। तो कल्चरल होमोजिनाइजेशन से आप क्या समझते हो कि जो मान लो इंडिया के लोकल कल्चर्स हैं, ठीक है, लोकल जो कल्चर्स हैं, जैसे राजस्थानी कल्चर हो गया है ना, गुजराती कल्चर हो गया, तो अब जो लोग हैं वो अपने ट्रेडिशनल कल्चर्स को, अपनी ओल्ड लैंग्वेजेस को फॉलो ना करके हम क्या देखते हैं कि लोगों में गाइज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ गया है। तो कल्चर कैसा हो गया है? होमोजिनाइज हो गया है, एक जैसा हो गया है। और हम क्या देखते हैं कि लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी कि जो भी लोग एमएनसीज में काम करते हैं या फिर किसी भी बाहर के देश की कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो लेबर स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, जहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी जो एमएनसीज होती हैं ना, वो ऐसी ही कंट्री को चूज़ करेंगी जिस कंट्री के लेबर लॉज वीक हों, ताकि वहाँ पे वो आसानी से जा सके और उन लोगों के एनवायरनमेंट को हार्म कर सके, वहाँ पर ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके और उनके लेबर्स को एक्सप्लॉइट कर सके, क्योंकि उस कंट्री में लेबर लॉज वीक है। और ग्लोबल जो है इकोनॉमिक क्राइसिस कभी कभी आ जाते हैं, पेंडेमिक्स वगैरह भी इसी की वजह से आ जाते हैं, क्योंकि जब लोग यहाँ से वहाँ आते जाते हैं तो वायरस का ट्रांसफ़र होता है, बैक्टीरियाज का ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कई सारे पेंडेमिक्स भी आते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन की अगर इन कंक्लूजन आप बताओगे कि ये मल्टी फेसिटेड प्रोसेस है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लोगों को चैलेंजेस देती है,
इसने ग्लोबल डेवलपमेंट और कॉपरेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट तो किया, पर इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन एक बैलेंस, अगर ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल तरीके से होगी ना तो ही इसके बेनिफिट्स हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमने MPS 002 के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसका PDF डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि PDF से आप कर सकते हैं रिवीजन, और मेरे चैनल पे जो पुराने वीडियोस हैं MPS 002 के, उन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जितने ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही अच्छा आपका पेपर जाने वाला है।